Hello student, welcome to TSN 12th class. This is second chapter of Indian economy, part number 3. वीडियो हमारे जो अपलोड हो चुके हैं, 2 वीडियो मैं अपलोड करवा चुकी हूँ. थर्ड वीडियो है हमारा, उसके मोटिव थे. इसमें एग्रीकल्चर पार्ट आ रहा है हमारा कि एग्रीकल्चर के अंदर आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या हुआ और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके. सो फर्स्ट चैप्टर के अंदर कॉलोनियल रूल, देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ना तो हमारे कॉलोनियल रूल के टाइम ना तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई थी, कोई ग्रोथ नहीं थी, कोई इक्वलिटी नहीं थी. द पॉलिसीज मेकर टू ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड टू एड्रेस दीज इशूज विच दे डिड थ्रू लैंड रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग द यूज ऑफ हाई यील्ड वेराइटी. दिस इज कॉल्ड HYV seed which unearthed in a revolution in Indian agriculture. You know it. हमारे पॉलिसी मेकर्स थे जो स्वतंत्र इंडिया के, उन लोगों ने ये एक मेन चीज़ कही थी कि उस समय HYV सीड जो थे, हाई यील्ड वैरायटी, वो एक प्लानिंग शुरू करी थी. उसके अंदर हमारे यहाँ पे रेवोल्यूशन आया था हमारी एग्रीकल्चर के अंदर. सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे क्या क्या थे. First था land reforms. At the time of independence, the land tenure system was characterized by intermediates who merely collect rent for the actual tillers of the soil without contributing toward improvement on the farm. आपको पता है बीच में जब जो कहते हैं ना बिचौलिए, हिंदी में उन्हें बिचौलिए कहते हैं, जो कि जो इंटरमीडिएट कहलाते हैं, जो लैंड और जो ऑनर होता है उनके बीच में जो सॉइल के लिए जो काम कर रहे थे, एक्चुअल जो थे उनके लिए, उनमें क्या हो रहा था, उन्हें टोटल इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा था फॉर्म के लिए. द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया टू इम्प्रूव फूड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड लैंड रिफॉर्म. जो एक लैंड रिफॉर्म क्या कहलाया, सभी को बराबर इक्विटी मिले. सो लैंड रिफॉर्म इज कॉल्ड इक्विटी. द अदर नेम ऑफ लैंड रिफॉर्म इज कॉल्ड इक्विटी, विच प्राइमरी रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग. Just a year after independence, steps were taken to abolish intermediates. इंटरमीडिएट्स को हटाया गया एंड टू मेक द टिलर एंड ऑनर टू द लैंड, और हर लैंड का मालिकाना हक दिया गया. द इंडिया बिहाइंड दिस मूव वॉज दैट ऑनरशिप ऑफ लैंड वुड हैव गिव इंसेंटिव्स. उन्हें इंसेंटिव्स दिए गए इन्वेस्ट करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए. प्रोवाइड सफिशिएंट कैपिटल वॉज मेड अवेलेबल टू देम. ये एक कहा गया कि किस ढंग से लैंड को उनके ओनरशिप में लाएंगे. लैंड सेलिंग वॉज अनदर पॉलिसी. सेकेंड जो पॉलिसी आई वो थी लैंड सेलिंग. उसके अंदर क्या था, प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. दिस मीन फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज, अंडरलाइन इट, एंड द मेन पॉइंट ऑफ दिस मीन the fixing the maximum size of land which could be owned by individual. जो एक पॉलिसी आई लैंड सीलिंग, उसके अंदर ये आया कि जो फिक्स मिनिमम साइज़ है लैंड का, वो एक इंडिविजुअल के लिए था. द पर्पज़ ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड. इसका मेन पर्पज़ क्या था, लैंड सीलिंग का मेन पर्पज़ था कि इसको हम जो लोगों के साथ जो रिड्यूस ऑनरशिप जो था वो दूसरे लोगों के पास ना रहे, एक के पास ही रहे. सो ये लैंड सीलिंग पॉलिसी आई गई. द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स मीन सम 200 lakhs tenures came into the direct concert with the government. They were thus the free of being exploitation by जमींदार. पहले जमींदारी सिस्टम होता था, अब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी जब से बनाई है तो वो जमींदार के अंडर से हट गया लैंड और वो खुद के ऑनरशिप में आ गया. द ऑनरशिप कन्फर्म टू टेंस्ट गिव देम टू इंटेंसिव टू इंक्रीज आउटपुट and the contribution growth and agriculture. So the goal of equity was not fully served. Abolition of the intermediates. In some areas, the former जमींदार जो जमींदार थे वो continues to own large area of land, making use to some land holes in the legalization. और कुछ जमींदारों ने अपना legalization ऑथराइज करवाया. There were cases where टेंट वर, और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई जब क्लेमिंग की गई ऑनरशिप ऑफ द लैंड
गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया। एंड इवन व्हेन द टेलर गॉट ऑनरशिप ऑफ द लैंड, द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर्स जो थे उनको, उनके लिए क्या हुआ, डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म, उनको ये लैंड रिफॉर्म नहीं मिल रहा था। सो आई थिंक आपको ये समझ आया। लैंड सीलिंग जो लेजिस्लेशन था ऑल्सो फेस हैंडल्स, द बिग लैंडलॉर्ड चैलेंज किया उन्होंने द लीगलाइजेशन इन द कोर्ट, वो कोर्ट में किए, डीलिंग की, इम्प्लीमेशंस किए। दे यूज द डिले ऑफ रजिस्टर्स देयर लैंड इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, उन्होंने अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम लैंड करवा दी जो जमींदार थे। तो कई रिफॉर्म्स हुए इसके लिए। लास्टली ये एक मेन चीज़ आया। नेक्स्ट आता है द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IM पे लिख लीजिएगा, इसके अंदर से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एट इंडिपेंडेंस इंडिया आफ्टर 75% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन वॉज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, जो हमारी 75% थी, इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर कंट्री। सो 75% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो क्या थी, वो मेनली डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे। प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज वेरी लो, क्यों थे, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ फॉर्म्स, मतलब कि बड़े बड़े फॉर्म नहीं थे, टेक्नोलॉजी की कमी थी, इसीलिए क्या था, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। इंडिया एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन मानसून, और मेन प्रॉब्लम हमारी इंडिया की क्या आती है कि मानसून पे डिपेंड थी इंडिया। वहाँ पर एक तो इसके इफ़ मानसून फॉल शॉर्ट द फार्मर गॉट द ट्रबल, एंड और ये मेन चीज़ हो जाती थी। यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, वेरी फ्यू। द stagnation in agriculture during the colonial rule was permanently broken by the Green Revolution. This refers to the large increase of production of food grain resulting from the use of high yield variety. अब आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, इसके द्वारा लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया फूड ग्रेन्स में, और मेन क्या था, इसका रिजल्ट था कि हमने हाई यील्ड वैरायटी यूज़ करना शुरू कर दिया था, किसके, व्हीट एंड राइस के। ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि कौन कौन से एरियाज़ में हाई यील्ड वैरायटी शुरू की गई। सो फर्स्टली आप यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे व्हीट एंड राइस। The use of these seeds require the use of fertilizers such pesticides in the correct quantities as well as regular supply of water. इनका मेन काम था कि इन बीजों को मेन 4 चीज़ों की ज़रूरत थी, खाद की, क्वालिटीज़ की, फर्टिलाइजर्स की, और मेन चीज़ थी वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। The application of these inputs in correct proportion of vital, the farmers who could benefit from HYV seed require reliable irrigation facilities as well as the financial resource. So यहाँ पर ये कहा गया कि बाद में जो रिजल्ट आया इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के अंदर अप टू मिड 70s तक द यूज ऑफ हाई व्हील्ड सीड was restricted to the more efficient states such as पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ पर क्या किया गया, रिस्ट्रिक्टेड किया गया। फिर सेकंड फेज आया 1970 से 1980 तक, वहाँ पर टेक्नोलॉजी स्प्रेड की गई, लार्ज नंबर ऑफ स्टेट बेनिफिट मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। सो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन रिजल्ट था अनेबल इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एट मर्ज ऑफ अमेरिका और एनी अदर नेशन टू मीटिंग इट्स food requirement. So growth in agriculture output imports, but it is not enough if a large proportion of increase is consumed by the farmer themselves. So यहाँ पर हम कह सकते हैं कि the proportion of agriculture produce which is sold in the market by the farmers is called market surplus. जब यहाँ से जो मार्केट तक सामान जाता था वो मार्केट में हायर आउटपुट के कारण क्या होता था, डिफरेंस हो गया था इंडियन इकोनॉमी का। सो इन द अदर एंड हम कह सकते हैं सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट बाय द फार्मर्स। सो फार्मर्स के द्वारा क्या होता था, वो मार्केट में डायरेक्ट उन्हें सोल्ड करने लगे, इसे मार्केट सरप्लस कहते हैं। A good proportion of the rice and wheat produced during the Green Revolution period, as a result, the price of food grain declined relative to the other items of food grain consumption. जो कंजप्ट कर रहे थे अदर आइटम, उनके क्या हुआ, जब ज़्यादा पैदावार हो जाती है किसी चीज़ की तो उसके प्राइस कम हो जाते हैं।
So the low income group who spend a large percentage of their income on food, वो अपना अच्छा खाना खाने लगे थे. Benefit from these decline in relative prices, the green revolution enabled to government to pursue sufficient amount of food grain to build a stock which could be used time to food storage. So यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस ढंग से आया और इसके बाद क्या हुआ, सब्सिडी. अब नेक्स्ट आता है हमारा सब्सिडीज जो दी गई वो किस पे दी गई, क्या क्या ऐसे प्रोग्राम्स थे, क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर सब्सिडी दी गई. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सिडी? सब्सिडी इज़ अ कंसिडरेशन. The economic justification of subsidies in agriculture is a present and hotly debated question. Main चीज़ है. It is generally agreed that it was necessary to use subsidy to provide an incentive of adoption of new HYV technology by farmers in general and small farmers is particular. किसको दी जाती है? जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको. किसके लिए? ग्रीन रेवोल्यूशन में जो अपनाए गए HYV ओल्ड सीड्स के लिए. Any new technology will be looked upon as being risky for the either farmers. Subsidy were therefore, कोई भी टेक्नोलॉजी आने के लिए जब लेना पसंद जब भी करेंगे जब उस पर सब्सिडी हो. तो गवर्नमेंट ने कोई नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने के लिए उस पर सब्सिडी दी गई. सो ये क्या किया गया, जो पुअर फार्मर्स थे उनके लिए मेन बेनिफिशियल रहा. सो सब्सिडीज आर मेंट, ये अंडरलाइन कर लीजिए क्या होती है सब्सिडी. सब्सिडीज आर मेंट टू बेनिफिट द फार्मर्स, बट यहाँ से स्टार्ट करिएगा इसको, बट ए सब्सटेंस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स. सब्सिडीज ऑल्सो बेनिफिट द फर्टिलाइज इंडस्ट्रीज and among farmers the subsidy large benefit to the farmer in the more purpose reason. Therefore, it is argued that there is no case for continued with the fertilizer subsidy. It does not benefit the large group and it is a huge burden of the government finance. अब सब्सिडी तो दी गई परंतु बर्डन किस पे आया? फार्मर्स के ऊपर नहीं आया, ये गवर्नमेंट के ऊपर आया क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा दिया जा रहा था. इसे हम कह सकते हैं ऑन द अदर हैंड some believes that the government should continue to agriculture subsidies because farming in India continue to be a risky business. क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर एक जुआ है, एक सट्टा है. कैसे है ये इसलिए है क्योंकि ये मानसून पे डिपेंड है. जिस साल मानसून अच्छा होता है उस साल एग्रीकल्चर अच्छी होती है. सो ये एक क्या कह सकते हैं, ये एग्रीकल्चर सब्सिडीज बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यू टू बी ए risky business. So most farmers are very poor and they will not be able to afford the required inputs without subsidies. So यहाँ पर कोई भी गरीब है, किसान गरीब है और वो कुछ इक्विपमेंट को नहीं खरीद सकता विदाउट सब्सिडीज. So by the late 60s, Indian agriculture productivity has increased sufficient to enable the country to be self-sufficient for food grains. On the negative side से देखें हम अगर तो to be proud to on the negative side 65% of the country's population continued to be employed in agriculture. Even as late as 19 economics have found that as a nation become more prosperous, the proportion of GDP contributed by agriculture as well as the proportion of population working in the sector of decline considerably in India between 1950 to 1990. जो 1950 से लेके 1990 तक का पीरियड था, इसके अंदर हमारी जीडीपी तो बढ़ी है परंतु एग्रीकल्चर सेक्टर में कम आया है इंडिया का प्रोडक्शन. सो द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइन sufficient but not to population depending on its percentage. Why such as a large proportion of the population engaged in agriculture? So agriculture have grown with much less people working in this sector. The answer is that industrial sector and the service sector did not absorb the people working in the agriculture sector. Many economics fall with an important failure of out policies followed during the 1950 to 1990. So I think स्टूडेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमने जो कंप्लीट किया है वो यहाँ तक बताया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है. सो थैंक यू. टिल देन कंप्लीट इट.